गुड मॉर्निंग। पार्ट थर्ड के लिए क्लास है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। हम आज जेबी वॉटसन को एज ए पर्सनालिटी के संबंध में और उनके क्या क्या पुस्तकें हुई, साइकोलॉजी के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, इस पे तो जेबी वॉटसन को आज हम पढ़ें। जस्ट लाइक कि उनके पर्सनैलिटी के बारे में, किसी भी क्वेश्चन में जब किसी पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो ये चीज़ तीन चार पक्ष उसके क्या क्या पुस्तक, क्या क्या उसके जीवनी, पहले के कैसे स्टूडेंट थे, क्या थे, उनके बाद उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डाटा शीट जिसको कहते हैं, तो वो पहले हम देखेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि हमारा उन्होंने कैसे साइकोलॉजी की तरफ आना मंजूर किया, वो कौन सी घटना थी जिसने साइकोलॉजी से उनको रिलेशन बनाने के लिए कहा। आधा क्लास आज करेंगे हम लोग। तो जेबी वॉटसन 9/1/1878 कैरोलिना के ग्रीनविला अमेरिकन थे और ग्रीनविला में पैदा हुए 1878 में 9/1 ये क्लियर हो गया। प्रारंभिक एजुकेशन इनके गांव में ही हुई, वहीं रहे और स्वभाव से बहुत झगड़ालू किस्म के आदमी थे, बच्चा थे, बचपन में बहुत ही झगड़ालू टाइप का उनका मिजाज था, लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव थे, बहुत ही खूबसूरत थे। और वहीं प्रारंभिक अपने गांव विला में ही अपने पूरी एजुकेशन उन्होंने लिया और पढ़ने में भी बहुत अच्छे नहीं थे, ऐसा उनके शिक्षकों का कहना है। आप इसे नोट बना लीजिए, बुक्स में ले लीजिए, देख लीजिए, मेरी बातें सुन के आप समझ सकती हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर फ़ोन पर व्हाट्सएप पे पूछ भी सकती हैं। तो 16 वर्ष की आयु में फर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 5 वर्ष में एमए की डिग्री लेके वहाँ से निकले। तो एमए करने के बाद फिलॉसफी के क्षेत्र में आए। डिवी से उनका बहुत ही अच्छा ताल्लुक बना और उसके विद्यार्थी हुए। डिवी की बात लेकिन उनकी समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आई, यानी दर्शन शास्त्र में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा नहीं, तो नहीं आए और एंजल के प्रभाव से साइकोलॉजी की तरफ आ गए। इसी बीच वॉटसन ने रोजी रोटी कमाने के लिए न्यूरोलॉजी का कोर्स भी किया। जैक्विस लोएब ने बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, जैक्विस लोएब से बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की पढ़ाई भी की, उन्होंने पढ़ा, ये सीखा उन्होंने। 1903 में मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, आप देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है एक और क्लास आपको छोटा सा देना है वो भी मैं आज ही बना दूंगी। तो कि हिस्ट्री 2 टाइप्स की होती है, मैंने एक ही तरह की हिस्ट्री के टाइप्स मैंने बताए। हिस्ट्री क्रिएट कैसे होती है ये बात मैंने अभी की बताई है, तो मैं उसको बताऊंगी आप लोगों को, वो बताऊंगी। तो आज जो है हम लोग इस पर पहले इंसिस्ट कर लें। तो 1903 में पीएचडी की, जिसके विषय था एनिमल एजुकेशन, द साइकिकल डेवलपमेंट ऑफ द वाइट रैट्स, ये आपका उनका विषय था और इस पर उन्होंने पीएचडी किया। जैक्विस लोएब के साथ पढ़ने से, न्यूरोलॉजी पढ़ने से उनको बहुत फ़ायदा हुआ, फिजियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी पढ़ने से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया। वाइट रैट्स पर उनका स्टडी 1903 में हुआ। 1907 में वॉटसन का प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल काइनेस्थेटिक एंड ऑर्गेनिक सेंसेशन, देयर रोल इन द रिएक्शंस ऑफ द वाइट रैट्स टू द मेज प्रकाशित हुआ। मैं इसमें एक बार और दोहरा देती हूँ। रिसर्च जर्नल था काइनेस्थेटिक एंड ऑर्गेनिक सेंसेशन, their role in the reactions of the white rats to the maize, यानी आपको लर्निंग प्रॉब्लम में मेज बताया है, सॉरी पार्ट 1 को बताया, आप लोगों को पहले पढ़ाया मेज एक टी टाइप का टेबल
और एक टी टी टेबल एंड वाइट टेबल एंड डिफरेंट टाइप के मेज टेबल्स बनाए। तो रैट्स को उसमें उन्होंने लिया, तो ये प्रकाशित हुआ। 1908 में वॉटसन एनिमल्स पर बहुत सारे रिसर्च किए। 1908 में वॉटसन ने एनिमल्स पर बहुत सारे रिसर्च किए। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने 1936 में लिखा है कि उन्हें ह्यूमन सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे, वो जानवरों को ज़्यादा सब्जेक्ट के रूप में पसंद करते थे और नहीं थे, और एनिमल सब्जेक्ट के रूप में बहुत पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एनिमल सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमन सब्जेक्ट पसंद नहीं थे, एनिमल्स को बहुत पसंद करते थे कि वो सब्जेक्ट बने, उस पर हम रिसर्च करें, उस पर हम सब तरह की जितने भी अध्ययन है वो उस पर किए जाने चाहिए, एनिमल्स पर किए जाना चाहिए। इसलिए वजह ये थी कि वॉटसन को डिसोबे करने वाले लोग पसंद नहीं थे। आदमी जो है अपने विचार रखने लगता है, लेकिन जानवर जो है वो अपने विचार नहीं रखता है, वो कंट्रोल आसानी से होता है। तो वॉटसन के व्यक्तित्व के हिसाब से जानवर जो है वो कंट्रोल आसानी से होते थे, इसलिए उनको वो ज़्यादा सब्जेक्ट पसंद थे, ह्यूमन पर उन्होंने कम किया। एनिमल स्टडीज़, पैराग्राफ चेंज करके कीजिएगा, कि एनिमल स्टडीज़ के क्रम में वॉटसन को विश्वास हो गया कि एनिमल साइकोलॉजी स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है, और एनिमल साइकोलॉजी पर उन्होंने बहुत इन्फेसिस किया और बहुत जोर दिया। तो एनिमल स्टडीज़ के क्रम में उन्होंने देखा कि उनसे जो एनिमल स्टडीज से जो डाटा प्राप्त होते हैं उनको मेंटलिस्टिक लैंग्वेज में बदलने की ज़रूरत नहीं है, मेंटलिस्टिक मानसिक भाषा में बदलने की उसको ज़रूरत नहीं है, तथा एनिमल स्टडीज़ के प्रयुक्त विधियों को ह्यूमन साइकोलॉजी में भी लाभकारी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। क्या कहा उन्होंने? एनिमल स्टडीज़ में प्रयुक्त विधियों को ह्यूमन साइकोलॉजी में भी लाभकारी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी जो स्टडीज़ हम एनिमल्स पे कर रहे हैं उनको अगर हम ले लें, उनसे जो रिजल्ट हमको मिल रहे हैं उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पे अगर हम जनरलाइज करते हैं तो ये हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और हम कर सकते हैं ऐसे डाटा को। उपयुक्त स्टडीज़ के आधार पर, जो ऊपर हमने आपको सब बताया, आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, तो उपयुक्त स्टडीज़ के आधार पर वॉटसन को विश्वास हो गया कि यदि ह्यूमन साइकोलॉजी से चेतना संबंधी सभी विषय निकाल दिए जाएं तो मनोविज्ञान की स्थिति और सुधर जाएगी। यानी ऊंट से खुला पंगा लिया उन्होंने और कहा कि चेतना, उन कहते थे कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात। एक क्लास और मैं आप लोगों को दूंगी उस पर कि कैसे एक सफ़र आया उनशियन साइकोलॉजी टू वॉटसनियन साइकोलॉजी। तो उस स्कूल पर मैं आपको एक छोटा सा क्लास उस पर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी ताकि आप इस चीज़ को उनशियन साइकोलॉजी क्या कहता था। और जितने भी स्कूल, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्कूल का फॉर्मेशन हुआ, जितने भी स्कूल जो है खड़े हुए, उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उनशियन साइकोलॉजी के जो 6 बिंदु हैं उनके किसी न किसी एक बिंदु के विरोध में खड़ा हुआ। ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से 6-7 स्कूल्स हैं, 7-8 स्कूल, अब तो बहुत सारी चीज़ें ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वगैरह भी आ गया, लेकिन उस वक्त जो 6 प्रयुक्त बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्कूल थे उनमें कोई ना कोई, बहुत सारे स्कूल्स थे, तो उन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का इमर्ज करना उनशियन साइकोलॉजी के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के किसी न किसी 1 या 2 या सब के अगेंस्ट में ही खड़ा हुआ था। तो वॉटसन ने कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अगेंस्ट जो है उस अपना बिगुल बजाया था। तो इन्हीं विश्वासों के आधार पर वॉटसन ने साइकोलॉजी को ऑब्जेक्टिव साइंस बनाने का प्रयास आरंभ कर दिया। ऑब्जेक्टिव साइंस 1908 में ही बैल्डविन के निमंत्रण पर वॉटसन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए। डेट क्या था? 1908 में। अब आप देखिए 1903 से हम चले थे, 1908 में पहुंच गए। बैल्डविन के निमंत्रण पर
प्रोफेसर नियुक्त हुए, कहाँ? हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। और पद पर आते ही वॉटसन ने साइकोलॉजी से मेंटलिस्टिक एलिमेंट्स को, मेंटलिस्टिक जो एंशिएंट साइकोलॉजी का एक स्तंभ है, एक उसकी मान्यता है, मेंटलिस्टिक एलिमेंट्स को निकाल फेंकने तथा इसे ऑब्जेक्टिव साइंस बनाने की का प्रयास आरंभ कर दिया। और याले यूनिवर्सिटी, या कुछ लोग इसको येल यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, YALE, येल यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने भाषण के माध्यम से ही इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। 1912 में कैटल के निमंत्रण पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए गए और खुलकर संरचनावाद का तथा संक्रियावाद का, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म दोनों का विरोध किया तथा अपने व्यवहारवाद का प्रचार भी किया, अपने व्यवहारवाद का प्रचार किया उन्होंने। तो ये चीज हुई। 1913 में एक निबंध साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्टिक्स व्यू, बिहेवियरिस्ट व्यू के माध्यम से बिहेवियरिज्म की घोषणा कर दी। तो ये एजिटेशन 1903 में शुरू हुआ और बिहेवियरिज्म की घोषणा उन्होंने 1913 में की। लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं जो ये मानते हैं कि बिहेवियरिज्म की शुरुआत 1903 में ही हो गई थी, क्योंकि उसने अपने विचारों से, ऑफिशियल रूप से 10 साल बाद 1913 में हुआ, लेकिन अपने विचारों से उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हम मेंटलिस्टिक अप्रोच को नहीं मानेंगे। और इसी वर्ष इमेज एंड अफेक्शन एंड बिहेवियर नामक दूसरा ऐसे भी प्रकाशित किया। 1913 तक पर आके हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं, इसलिए कि ये वीडियो लंबा हो रहा है।